हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपको दिख रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। आप डेफिनेशन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, साथ साथ डेफिनेशन लिखते जाइए और जो मैं समझा रही हूँ वो आप समझते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है क्रियाकारक। क्रियाकारक का मतलब होता है वे पदार्थ जो आपस में क्रिया करके किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्रियाकारक कहलाते हैं। आगे और डेफिनेशन हम देखेंगे तो उसके साथ साथ आप आगे सब समझते जाएंगे। तो दूसरी डेफिनेशन है हमारी उत्पाद। उत्पाद का मतलब होता है क्रियाकारकों द्वारा बनाया गया नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारी तीसरी डेफिनेशन है। क्रियाकारकों द्वारा उत्पाद निर्माण की घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम इस रिएक्शन के थ्रू समझेंगे। आप देख रहे हैं A+B, ये रिएक्टेंट है, मतलब क्रियाकारक है। हमने अभी पढ़ा था कि क्रियाकारक आपस में मिलकर क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, मीन्स प्रोडक्ट बनाते हैं। तो A+B आपस में मिलकर बना रहे हैं C+D। इसका मतलब है कि जो नया बना है वो प्रोडक्ट है, उत्पाद है। A+B ने आपस में रिएक्शन की है, इसलिए ये रिएक्टेंट है। और हमने हमारी तीसरी डेफिनेशन में देखा था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट निर्माण की जो प्रोसेस होती है इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह हमने अपनी 3 डेफिनेशन देख ली हैं। आई होप आपको तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड केमिकल रिएक्शन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे की देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। यह आपने अभी समझा ही था। जैसे हमने देखा था कि A+B रिएक्टेंट होते हैं, वो आपस में टूटकर प्रोडक्ट C+D बनाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएँ द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होती हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान बढ़ता है व न ही द्रव्यमान घटता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी रिएक्शन के टाइम पे जो रिएक्टेंट का द्रव्यमान था, प्रोडक्ट बनने के बाद उसका द्रव्यमान वही रहता है। उसके द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है, ना ही वो बढ़ता है ना ही वो घटता है। इसे हमने क्या कहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहा है, जिसके अंदर द्रव्यमान न बढ़ता है न घटता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के अतः रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण क्यों लिखा जाता है। इसके आगे रूल्स आएंगे, हम आगे रूल्स भी पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या रूल्स हैं, हम इसे कैसे लिख सकते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले एक रिएक्शन ले रहे हैं जो है H2 + Cl2। ये रिएक्शन आपस में होने के बाद में बनाती है HCl। अब आपको दिख रहा होगा कि जो समीकरण है ये बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यहाँ पे क्लोरीन के 2 अणु हैं, लेकिन हमें HCl का एक ही अणु प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमें इसे क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो इसे संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इस HCl को, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन की और क्लोरीन की दोनों की क्वांटिटी देखनी है जो 2 है। तो इसके लिए हमें इसे 2 करना होगा। तो अब हमें दिख रहा है कि ये 1 है पूरा, तो इसे 2 करने के लिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए अब इसकी हमें जो नई रिएक्शन मिलेगी वो है H2 + Cl2 = 2HCl। ये रिएक्शन है, ये हमारी संतुलित रिएक्शन है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम आगे और समीकरण देखेंगे और इसके जो रूल्स हैं हम वो भी देखेंगे। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि H2 + Cl2 HCl, इसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कंकाली समीकरण वो समीकरण होती है जो असंतुलित होती है। यानी कि जो समीकरण, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का असंतुलित समीकरण लिखा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोलते हैं। तो ये हमारा कंकाली समीकरण है और ये हमारी एक संतुलित समीकरण। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि संतुलित समीकरण क्या होती है और कंकाली समीकरण क्या होती है। तो चलिए अब हम कंकाली समीकरण की डेफिनेशंस देख लेते हैं। अब हम देखते हैं
कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो इसके जो रूल्स हैं, इसके जो मेथड है, वो सब हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने हेतु हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में समीकरण को संतुलित करने हेतु सबसे छोटी पूर्णांक संख्या का उपयोग किया जाता है। समीकरण को संतुलित करने हेतु जो भी नियम हैं वो हम देख लेते हैं। पहला नियम है, समीकरण में उपस्थित सभी तत्वों या परमाणुओं को अलग अलग रेखांकित करना चाहिए। ये हम देख लेंगे आगे, जब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी इसे, तब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। समीकरण में उपस्थित प्रत्येक तत्व की अलग अलग संख्या का निर्धारण कर लेना चाहिए। समीकरण को संतुलित करने हेतु तत्वों की संख्या को सबसे छोटे पूर्णांक संख्या से गुणा करना चाहिए। लास्ट हमारा फोर्थ नियम है, अभिक्रिया में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को संतुलित करने हेतु H2O का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये चारों नियम मैं बता देती हूँ। आपके ने पहले नियम में आपने ये पढ़ा था कि इसके सभी तत्वों या परमाणुओं को अलग अलग लिख लेना चाहिए। आपको रिएक्टेंट साइड के अलग लिखना चाहिए और प्रोडक्ट साइड के अलग लिखना चाहिए। उसके बाद कौन सा तत्व की क्या संख्या है ये आपको उसके सामने लिख देनी चाहिए। फिर आपको जो भी जिस भी तत्व को जितना हमें करना है उसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको पूर्णांक संख्या से गुणा करना होगा। और लास्ट नियम आपने देख ही लिया है कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो हमें H2O का उपयोग करना चाहिए। तो इसे हम सबसे इजीली समझेंगे जब हम आपका लिए इस एग्जाम्पल को देखेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके ये पूरे चारों के चारों रूल्स समझा देती हूँ, आपके लिए ईजी होगा। और आपसे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। आपको ये दिख रहा होगा CuFeS2 + O2 Cu2S + FeS + SO2। ये कंकाली समीकरण है क्योंकि ये बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। हमें इसे संतुलित करना होगा। तो अब हम संतुलित करने के लिए इसके लिए हिट एंड ट्रायल विधि के उपयोग करेंगे। अब आप देखिए, हमने इन पांचों को अलग अलग बॉक्स में डिवाइड कर लिया है ताकि हम पता चल सके कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं। अब आप देखिए, कॉपर, फेरस, सल्फ़र और ऑक्सीजन, हमने चारों को यहाँ पे अलग अलग लिख लिया है, जो कि हमारा पहला रूल था कि हमें चारों को अलग अलग करके लिख लेना है। इसमें भी हमने इन चारों को अलग अलग लिख लिया है। हमारा सेकंड रूल था कि सभी के सामने उनके तत्व लिख देने हैं कि वो कितने हैं। तो आप देख लें, यहाँ पे कॉपर 1 है, फेरस यहाँ पे 1 है, सल्फ़र यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ये हमने इधर लिख लिया है। प्रोडक्ट साइड में कॉपर 2 है, फेरस 1 है, सल्फ़र 3 है एंड ऑक्सीजन 2 है, हमने देख लिया। अब आपको दिख रहा होगा इसमें कॉपर अलग अलग है और सल्फ़र की बात संख्या अलग अलग है। तो अब आपको इन्हें संतुलित करना होगा। अब कॉपर को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर जब कॉपर 2 है तो आपको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हमारा फॉर्मूला बन गया है 2CuFeS2 + O2 Cu2S + FeS + SO2। ये आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए कि कॉपर तो यहाँ पे हो गया है संतुलित, लेकिन फेरस यहाँ पे 2 हो चुका है। यहाँ पे तो फेरस 1 ही है और सल्फ़र की संख्या भी यहाँ पे 4 हो चुकी है, बल्कि यहाँ पे भी सल्फ़र की संख्या 4 है, लेकिन यहाँ फेरस की संख्या फिर से अलग अलग हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, फेरस को संतुलित करना होगा। इसके लिए हमें इसे 2 से गुणा करना होगा। अब हम यहाँ पे फेरस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप देख रहे हो, यहाँ पे सल्फ़र यहाँ पे पूरी सही हो चुका है, ये संतुलित हो चुकी है इस साइड की और इस साइड की भी। अब आप देखिए 2Cu, इधर भी Cu2 है, Fe2 है, यहाँ पे भी Fe2 है, यहाँ पे सल्फ़र की 4 है, यहाँ पे 2 1 और 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी 4 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 2 है। तो अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, हमारी संतुलित हो चुकी है। देख रहे हैं ये जो रिएक्शन हमने लिखा हुआ है, संतुलित अवस्था में समीकरण कैसे लिखा जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 2CuFeS2 + O2 Cu2S + 2FeS + SO2। अब ये हमारे जो समीकरण है ये संतुलित है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि को एक उदाहरण सहित समझेंगे। तो आप ये एक एग्जाम्पल देके आराम से कर सकते हैं। अगर आपका टीचर पूछता है या फिर आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं
आपको तीनों रूल भी याद हो गए होंगे कि इसमें कैसे क्या क्या हमें करना है। पहले हमें अलग अलग करके लिखना है, फिर हमें इसे इनके सामने जो इनकी संख्याएं हैं वो लिख देनी है, और उसके बाद में हमें इनको संतुलित किस तरीके से हमें करना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके केमिकल्स रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, उनके सबके एक एग्जांपल। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।